नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं विजन आईएएस का पीटी 365 सीरीज, जिसमें हम गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और अभी तक हमने कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय से संबंधित योजनाओं के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। और आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उसके बारे में हम इसमें आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। पहला है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, इसमें स्मरणीय तथ्य है कि योजना का उद्देश्य क्या है, तो किसानों को रियायती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराना। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, तो उर्वरक का में जो सब्सिडी मिलता है किसानों को, वो इसका उद्देश्य है। योजना का प्रकार क्या है? यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अंतर मंत्रालय समिति वित्त वर्ष के शुरुआत से पहले एनपीके और एस के लिए प्रति पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की सिफारिश करती है। वित्त वर्ष शुरुआत से पहले ही एनपीके और एस के लिए प्रति पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की सिफारिश करती है। एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और एस हो गया सल्फर। तो इसके लिए जो भी इस पोषक तत्व के पर आधारित जो भी उर्वरक है उसके लिए सब्सिडी के निर्धारित कौन करता है, की सिफारिश कौन करता है? अंतर मंत्रालय समिति, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी। ठीक है। माल भाड़े में छूट, एनबीएस के अलावा देश में उर्वरकों की व्यापक उपलब्धता के लिए रेल और सड़क मार्ग द्वारा विनियंत्रित उर्वरकों की आवाजाही और वितरण के लिए माल भाड़ा प्रदान किया जाता है। अगला देखते हैं अन्य उद्देश्य, राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, कृषि उत्पादकता में सुधार करना और उर्वरकों का संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करना। तो पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना का उद्देश्य क्या है, ये हमने देख लिया कि किसानों को रियायती कीमत पर उर्वरक उपलब्ध कराना, और ये अंतर मंत्रालय समिति इसके लिए सिफारिश करती है एनपीके एस बेस्ड जो भी उर्वरक है उसके लिए। और माल भाड़े में छूट, एनबीएस के अलावा देश में उर्वरकों की व्यापक उपलब्धता के लिए रेल और सड़क मार्ग द्वारा विनियंत्रित उर्वरकों की आवाजाही और वितरण के लिए माल भाड़ा भी प्रदान किया जाता है। इसका अन्य उद्देश्य क्या है कि राष्ट्र ओवरऑल यदि देखें तो इससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगा, कृषि उत्पादकता में सुधार होगा, उर्वरकों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित होगा। इसकी प्रमुख विशेषताएं देखते हैं तो जो पृष्ठभूमि है इसमें वो है कि 1992 में केंद्र ने फॉस्फेट और पोटास उर्वरकों को विनियमन से मुक्त कर दिया था। 1992 में केंद्र ने फॉस्फेट और पोटास उर्वरकों को विनियमन से मुक्त कर दिया था, इससे उनकी कीमतें बढ़ गई थी। इसके परिणामस्वरूप किसानों ने नाइट्रोजन का अत्यधिक उपयोग किया, जिसकी कीमत अभी भी नियंत्रित थी। इससे मिट्टी में पोषक तत्व एनपीके में असंतुलन पैदा हो गया, इससे मिट्टी की उत्पादकता कम हो गई। इसका समाधान करने के लिए कृषि और सहकारिता विभाग ने तदर्थ आधार पर 1992 से 2010 तक अनियंत्रित पीके उर्वरक के लिए एक रियायत योजना की शुरुआत की थी। वर्ष 2010 में सरकार ने एनबीएस योजना शुरू की। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी एनबीएस्ड, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, एनबीएस मतलब क्या हुआ? न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। तो पोषक तत्व आधारित सब्सिडी का अर्थ है समग्र रूप से उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान करने के बजाय नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास एवं सल्फर जैसे पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो कि पौधे के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो ओवरऑल इसमें हमने क्या देखा? पृष्ठभूमि ये बताया कि 1992 में जो है रेगुलेशन बंद कर दिया गया था इसका। तो फास्फेट और पोटास उर्वरक जो रेगुलेशन से मुक्त हुआ तो इससे उसकी कीमतें बढ़ गई। तो कीमत बढ़ गई तो किसान नाइट्रोजन उर्वरक जो है उसका उपयोग ज़्यादा करने लग गए, जबकि उस समय भी अभी वो मूल्य नियंत्रण में था। तो इससे क्या है कि एनपीके का जो संतुलन होना चाहिए वो मिट्टी में समाप्त हो गई और उससे उत्पादकता कम गई। तो इसके लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग ने तदर्थ आधार पर अनियंत्रित एनपीके उर्वरकों के लिए एक रियायत योजना शुरुआत की थी। 2010 में सरकार ने एनबीएस योजना शुरू किया था। ये कब शुरू हुआ था? 2010 में। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी का अर्थ यही हुआ, जो एनपीके, सल्फर जैसे पोषक तत्व की मात्रा के आधार पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। ठीक है। पहले क्या किया जाता था? समग्र रूप से उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान किया जाता था। अब क्या किया गया एनबीएस के माध्यम से? तो समग्र रूप से उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान करने के बजाय
एनपीके और सल्फर जैसे पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो कि पौधे के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। एनबीएस के लिए सब्सिडी भुगतान। अंतर मंत्रालय कमेटी वित्त वर्ष की शुरुआत से ही पहले सब्सिडी का सिफारिश करती है। ये हमने ऊपर ही देख लिया था। तो एनबीएस योजना का लाभ क्या है? प्रमुख लाभ, तो इससे मृदा की उर्वरता में सुधार और फसल उत्पादकता में वृद्धि होती है। ठीक है। उर्वरकों को तर्कसंगत उपयोग और उर्वरक सब्सिडी के बोझ में कमी आती है। संधारणीय सतत एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पद्धति का बढ़ावा मिलता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ उर्वरकों के उपयोग में कमी होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो एनबीएस के योजना का जो लाभ है वो हमने देख लिया कि इससे मृदा की उर्वरता और जो उत्पादकता उसमें सुधार होता है। तर्कसंगत उपयोग और उर्वरक सब्सिडी के बोझ में कमी होती है। साधारणीय सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलता है और पर्यावरणीय नुकसान जो होता है उर्वरक के उपयोग से उसमें कमी आएगी। आईएमसी की सिफारिश के आधार पर एनबीएस के लिए प्रत्येक पोषक तत्व अर्थात एनपीकेएस पर सब वार्षिक भुगतान किया जाता है। आईएमसी सिफारिश करती है तो उसी आधार पर एनपीकेएस पर वार्षिक भुगतान किया जाता है। आईएमसी द्वितीयक एस के अलावा और सूक्ष्म पोषक तत्वों वाले फोर्टिफाइड सब्सिडी युक्त उर्वरकों पर प्रति टन अतिरिक्त सब्सिडी भी सिफारिश करती है। जो सूक्ष्म पोषक तत्व वाले जो फोर्टिफाइड सब्सिडी होते हैं उर्वरक होते हैं उस पर भी अतिरिक्त सब्सिडी सिफारिश करती है आईएमसी। अनुकूलित उर्वरकों के लिए सब्सिडी। अनुकूलित उर्वरकों और मिश्रित उर्वरकों के विनिर्माता आयातकों से सब्सिडी वाले उर्वरक प्राप्त करने के पात्र होते हैं। अनुकूलित उर्वरकों और मिश्रित उर्वरकों की बिक्री पर कोई अलग से सब्सिडी प्रदान नहीं की जाती है। अनुकूलित उर्वरकों और मिश्रित उर्वरक की बिक्री पर कोई भी अलग से सब्सिडी प्रदान नहीं किया जाता है। डीबीटी के माध्यम से उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी दी जाती है। इसे बाद में कम खुदरा कीमतों के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जाता है। एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली, इसके लिए आईएफएमसी है, इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मॉनिटरिंग सिस्टम, फर्टिलाइजर मॉनिटरिंग सिस्टम एफएमएस। यह 2016 में शुरू की गई एक आईटी सक्षम प्रणाली है। यह उत्पादन, आवाजाही, उपलब्धता, आवश्यकता, बिक्री, सब्सिडी, बिल जनरेशन आदि से लेकर उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी भुगतान तक के मामले में उर्वरकों के लिए शुरू से अंत तक विवरण प्रदान करता है। एनबीएस के तहत उर्वरक कंपनियों के लिए दायित्व। एनबीएस के तहत उर्वरक कंपनियों के लिए क्या दायित्व है? तो उन्हें उर्वरक बैगों पर लागू सब्सिडी के साथ अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी स्पष्ट रूप से मुद्रित करना आवश्यक है। मुद्रित एमआरपी से अधिक मूल्य पर कोई भी बिक्री आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय होगा। जो बैग होगा उस पे मतलब उर्वरक का जो बैग होगा उस पे एमआरपी लिखा होना चाहिए, अधिकतम मुद्रा मूल्य, और इससे अधिक पे यदि बिक्री की जाती है तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय अपराध होगा। कंपनियों को पीके उर्वरकों की एमआरपीज की तर्कसंगता की जांच करवाने के लिए प्रमाणित लागत डाटा को प्रस्तुत करना भी अनिवार्य है और कंपनियां उर्वरक विभाग को नियमित रूप से पीके उर्वरकों की एमआरपीज की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगी। ठीक है, अगला देखते हैं। औषधि के लिए उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना, वो हमने देख लिया था एनबीएस। अब जो है वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम फॉर फार्मास्यूटिकल्स, पीएलआई स्कीम्स फॉर किसके? फार्मास्यूटिकल्स के लिए। ठीक है, तो यह एक प्रकार का केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। औषधि क्षेत्र में भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और परियोजना प्रबंधन एजेंसी कौन है? सिडबी, परियोजना प्रबंधन एजेंसी भारतीय लघु विकास बैंक है इसका। और अवधि क्या है? वित्त वर्ष 2020-21 से 28-29 तक। तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स फॉर फार्मास्यूटिकल्स, ये विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देगा, केंद्र क्षेत्र की योजना है। सिडबी इसकी रेगुलेटरी बॉडी है और इसका अवधि क्या है? 2020-21 से 2028-29। अन्य उद्देश्य क्या है? भारत से बाहर वैश्विक चैंपियन तैयार करना और इस तरह वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में प्रवेश करना। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव फॉर फार्मास्यूटिकल्स के लिए यदि हम फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में हम उत्पादन को बढ़ाते हैं तो इससे क्या है कि वैश्विक चैंपियन हम बन सकते हैं और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में हमें प्रवेश करने का क्षमता मिल जाएगा। प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। इसके अंतर्गत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के साथ साथ गैर एमएसएमईज दोनों आते हैं, एमएसएमईज और गैर एमएसएमईज दोनों आते हैं। स्वामित्व फर्म,
प्रोप्राइटर फर्म, साझेदारी फर्म और सीमित देयता भागीदारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, भारत में पंजीकृत कोई कंपनी। इसके अंतर्गत आवेदक कौन कौन हो सकते हैं? एमएसएमई और गैर एमएसएमई दोनों हो सकते हैं। कोई फर्म हो सकता है, ऑटोनोमस फर्म हो सकता है कोई, या कोऑपरेटिव फर्म भी हो सकता है, लिमिट देयता भागीदारी एलएलपीज, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और भारत में पंजीकृत कोई भी कंपनी, इसके आवेदक हो सकते हैं। इसमें उत्पादन श्रेणियां तो 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला श्रेणी है बायोफार्मास्यूटिकल्स, जटिल जेनेरिक दवाएं, पेटेंट दवाएं और ऑर्फिन ड्रग्स। ठीक है, बायोफार्मास्यूटिकल्स, जटिल जेनेरिक दवाएं, पेटेंट दवाएं, ऑर्फिन ड्रग्स। दूसरा श्रेणी है सक्रिय औषधि सामग्री, मुख्य प्रारंभिक सामग्री, औषधि मध्यवर्ती के लिए उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना के तहत कवर किए गए उत्पादों को छोड़कर अन्य। तो ये जो मिडिल में जितने भी सामग्री यूज होते हैं या फिर सक्रिय औषधि सामग्री, ये पीजीआई, ये सारे इसमें आएंगे। तीसरा श्रेणी भारत में निर्मित नहीं होने वाली दवाओं सहित श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के अंतर्गत नहीं आने वाला। जो भी श्रेणी 1 श्रेणी 2 में नहीं आएगा वो श्रेणी 3 में आएगा। ठीक है, तो पहला श्रेणी में क्या था? बायोफार्मास्यूटिकल था, जटिल जेनरिक दवाएं थी, पेटेंट वाले ये सारे होंगे। दूसरा में एक्टिव जो भी औषधि सामग्री है, और जो मुख्य प्रारंभिक सामग्री या मध्यवर्ती सामग्री जो भी होंगे ये सारे 2 में आएंगे। और तीसरा इन दोनों में जो शामिल नहीं है वो तीसरा में आएगा। वित्तीय प्रोत्साहन आधार वर्ष इसका क्या है? 19-20 में वृद्धिशील बिक्री पर प्रदान किया जाता है। प्रोत्साहन भुगतान की अवधि कितनी है? अधिकतम 6 वर्ष। प्रोत्साहन की दर क्या है? श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के लिए प्रारंभ में 10%, क्रमिक रूप से 6% तक कम कर दी जाएगी। श्रेणी 3 में प्रारंभ में 5%, क्रमिक रूप से 3% तक कम कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोत्साहन की दर है 10%, ये श्रेणी 1 श्रेणी 2 के लिए, बाद में ये 6% हो जाएगा। श्रेणी 3 के लिए 5% है, बाद में ये 3% हो जाएगा। ठीक है, इसमें किया गया व्यय क्या है ये भी देख लेते हैं। तो जो मशीनरी होंगे, नए इक्विपमेंट लगेंगे, वो R&D पे जो खर्च होगा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड उत्पाद पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन करेंगे जो भी हो प्रोडक्ट होगा उसका, और भवन का निर्माण। तो ये हमारा किया गया खर्च होगा इसके ऊपर। तो नया मशीनरी लगाएंगे, अनुसंधान R&D होगा, TOT होगा, उत्पाद पंजीकरण होगा, भवन का निर्माण होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। महत्वपूर्ण मुख्य आरंभिक सामग्री, औषधि मध्यवर्ती सामग्री और सक्रिय औषधि सामग्री के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना। अभी हमने ऊपर में PLI स्कीम्स फॉर फार्मास्यूटिकल्स देखा था। अब जो भी फार्मास्यूटिकल्स में जो भी सामग्री लगती है, प्रारंभिक चाहे माध्यमिक या सक्रिय जो औषधि सामग्री है, उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए प्रोडक्शन इंसेंटिव लिंक लाया गया है। फॉर प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल्स, क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल्स, ड्रग्स इंटरमीडिएट्स DIs एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स। 3 चीज़ है। क्या क्या है इसमें? एक तो हो गया क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल्स, क्रिटिकल की स्टार्टिंग प्रारंभिक मटेरियल, क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल्स। दूसरा ड्रग्स इंटरमीडिएट्स। तीसरा API हो गया एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो प्रकार क्या है इसमें? यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। लक्ष्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और महत्वपूर्ण KSM DIs APIs के आयात पर निर्भरता को कम करना। प्रबंधन एजेंसी ये IFC है, IFCI भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इंडियन फाइनेंशियल कोऑपरेटिव लिमिटेड इसका एजेंसी है। और वित्त अवधि इसका क्या है? ये 2020-21 से लेकर 29-30 तक। ठीक है, अन्य उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य KSM DIs और APIs में अधिक निवेश आकर्षित करना ताकि घरेलू विनिर्माण उत्पादन को बढ़ाया जा सके। आपको याद होगा कोरोना से पहले जो भारत है पूरी तरह से APIs में चाइना के ऊपर डिपेंडेंट था, लेकिन कोरोना के बाद स्थितियां बदली और भारत APIs का उत्पादन करने लगा और यह अभी आत्मनिर्भर हो चुका है APIs के मामले में।
ठीक है, अगला देखते हैं प्रमुख विशेषताएं। बल्क ड्रग या एपीआई। एक बल्क ड्रग या एपीआई किसी औषधि उत्पाद में ऐसा रासायनिक गुण अणु होता है जो उत्पाद में दावा किए जाने वाले चिकित्सीय प्रभाव पैदा करता है। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन। एपीआई क्या हुआ? एपीआई किसी औषधि उत्पाद में ऐसा रासायनिक गुण होता है जो उत्पाद में दावा किए जाने वाले चिकित्सीय प्रभाव पैदा करता है। कोर जो है, जैसे कोई दवा है, जैसे फीवर का है मान लिया, तो वो दवा का ये दावा है, मतलब वो जो मेडिसिन है उसका चिकित्सीय प्रभाव क्या होगा, वो फीवर को कम करेगा। ठीक है, तो ऐसे जो मूल रासायनिक गुण होगा वो एपीआईज के माध्यम से मिल पाएगा। तो भारत में बल्क ड्रग्स के कुल आयात का लगभग 70% चीन से आयात करता है। भारत बल्क ड्रग्स के कुल आयात का लगभग 70% चीन से आयात करता है। विषय क्षेत्र 4 अलग अलग लक्षित क्षेत्रों में 90% के न्यूनतम घरेलू मूल्यवर्धन के साथ ग्रीन फील्ड संयंत्रों की स्थापना करना। विषय क्षेत्र इसका क्या है? 4 अलग अलग लक्षित क्षेत्रों में 90% के न्यूनतम घरेलू मूल्य समर्थन के साथ ग्रीन फील्ड संयंत्रों की स्थापना करना। पात्र निवेश, नया संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, ये सब हमने ऊपर भी पढ़ा था। उत्पाद श्रेणियां 4 श्रेणियों में 41 उत्पाद जो सभी चिन्हित 53 एपीआईज को कवर करते हैं। वित्तीय प्रोत्साहन आधार वर्ष 19-20 में वृद्धिशील बिक्री पर प्रदान किया जाता है। प्रोत्साहन भुगतान की अवधि अधिकतम 6 वर्ष। प्रोत्साहन की दर प्रारंभ में 20%, क्रमिक रूप से 5%। रासायनिक संश्लेषण आधारित उत्पाद के लिए 10%। ये सारी चीजें हमने ऊपर भी कवर किया था। ठीक है, तो इसका अवधि 6 वर्ष का है और आधार वर्ष क्या है इसका 2019-20, और ये कहाँ तक के लिए है? ये है 29-30 तक के लिए। ठीक है, हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो किण्वन आधारित उत्पाद के लिए जो प्रोत्साहन राशि है वो 20% है श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के लिए। ये अभी हमने ऊपर जो पढ़ा था वो श्रेणी 1 के लिए था 10% और बाद में ये 6% हो जा रहा था। ठीक है, पीएलआई स्कीम्स फॉर फार्मास्यूटिकल्स में हमने देखा था। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं एपीआईज में कि जो किण्वन आधारित जो उत्पाद होगा उसके लिए प्रारंभ में कितना परसेंट है? 20%, और क्रमिक रूप से 5% तक ये होगा प्रोत्साहन की राशि। रासायनिक संश्लेषण आधारित उत्पाद के लिए ये 10% होगा। लक्ष्य खंड दो तरह का, 2 डिवीजन में बांटा गया है। किण्वन आधारित उत्पाद, मुख्य उत्पाद। ठीक है, रासायनिक संश्लेषण आधारित उत्पाद जिसमें मुख्य रसायन और अन्य रसायन आते हैं। अगला देखते हैं चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन। चिकित्सा उपकरणों के पीएलआई स्कीम्स फॉर प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। मेडिकल डिवाइसेस के लिए पीएलआई स्कीम, 3 पीएलआई स्कीम हमने देख लिया। पीएलआई स्कीम फॉर फार्मास्यूटिकल्स, पीएलआई स्कीम फॉर केएसएम्स, डीआईज एंड एपीआईज। अब देखते हैं पीएलआई स्कीम फॉर मेडिकल डिवाइसेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, एमएमडी। स्मरणीय तथ्य क्या है? यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माताओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना। भारत में पंजीकृत कोई भी कंपनी जो ग्रीनफील्ड परियोजना में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है वो आवेदक हो सकता है इसका। और अवधि क्या है इसका? 2020-21 से 27-28। तो प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस के लिए जो पीएलआई स्कीम्स है, इसका जो स्मरणीय तथ्य वो है कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, घरेलू निर्माताओं को समान अवसर सुनिश्चित करता है और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसकी अवधि क्या होगी? 27-28, 20-21 से लेकर 27-28। अन्य उद्देश्य क्या है? तो बृहद निवेश को आकर्षित करके स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना। प्रमुख विशेषताएं, पात्र निवेश निम्नलिखित पर किया गया व्यय, नया संयंत्र, वही सारी चीज़ें जो हमने ऊपर भी देखा था कि जो मशीनरी लगेंगे, इक्विपमेंट लगेंगे, R&D लगेगा, टीओटी, भवन निर्माण। वित्तीय निवेश अधिकतम 5 वर्ष और आधार वर्ष 19-20 के आधार पर वृद्धिशील बिक्री 5% तक। ठीक है, और पात्र उत्पाद 4 लक्ष्य खंड है। लक्ष्य खंड जैसे कैंसर केयर, रेडियोथेरेपी, चिकित्सा उपकरण, ये हो गया। पात्र उत्पाद मतलब कौन कौन से क्षेत्र में हमें मेडिकल इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, तो इसमें 4 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिसमें जैसे कैंसर केयर या रेडियोथेरेपी का चिकित्सा उपकरण, रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग चिकित्सा उपकरण और न्यूक्लियर इमेजिंग उपकरण। न्यूक्लियर इमेजिंग उपकरण और रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग चिकित्सा उपकरण।
फिर एनेस्थेटिक्स एनेस्थेटिक्स और कार्डियो रेस्पिरेटरी चिकित्सा। कार्डियो का जो उपकरण है वो, और एनेस्थेटिक्स का ये उपकरण को टारगेट किया गया है। और प्रत्यारोपण योग चिकित्सा उपकरण सहित सभी प्रत्यारोपण वाले जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स डिवाइसेस हैं वो। तो कैंसर बेस्ड चिकित्सा उपकरण, दूसरा रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, न्यूक्लियर इमेजिंग, तीसरा एनेस्थेटिक्स और कार्डियो रेस्पिरेटरी, और तो चौथा हो गया प्रत्यारोपण चिकित्सा उपकरण। ठीक है, अगला देखते हैं औषधि उद्योग को मजबूत बनाने हेतु योजना। स्ट्रेटेनिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एसपीआई। भारत को फार्मा क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाना। इसका उद्देश्य क्या है? स्ट्रेंथन करना है किसको? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को। ओवरऑल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो है उसे मजबूत करना है। तो इसका उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य यही होगा कि भारत को फार्मा क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बना दें। परियोजना प्रबंधन सलाहकार इसका सीटीबी है। वित्त वर्ष अवधि क्या होगा? वित्त वर्ष 21-22 से लेकर 25-26। परियोजना का अनुमोदन औषधि विभाग के सचिव की अध्यक्षता में योजना संचालित समिति करती है। अन्य उद्देश्य क्या है? समान सुविधाओं के निर्माण के लिए फार्मा क्लस्टरों को वित्तीय सहायता प्रदान करके मौजूदा अवसंरचना सुविधाओं को मजबूत करना, क्षतिपूर्ति के आधार पर सब्सिडी प्रदान करके नवीनतम विनियामक मानकों को पूरा करने के लिए फार्मा इकाइयों की उत्पादन सुविधाओं को अपग्रेड करना। इससे वे संशोधित अनुसूची एम और WHO GMP प्रमाण प्राप्त करने में सक्षम बन सकेंगे। और फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण उद्योग के बारे में ज्ञान और जागरूकता को बढ़ावा देना। ऐसा उद्योग का अध्ययन कर हुआ डाटाबेस बनाकर तथा उद्योगपति और शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाकर किया जाएगा। तो इसके अन्य उद्देश्य में भी हमने देख लिया। अब अगला देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। तो ओवरऑल फार्मास्यूटिकल्स को बढ़ाना है, यही है ना हमारी योजना। स्ट्रेटेनिंग करना है, मजबूत बनाना है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को। एसपीआईज हम पढ़ रहे हैं, एसपीआईज। तो इसकी विशेषताएं क्या है? तो भारत औषधि उद्योग मात्रा के आधार पर तीसरा और मूल्य के आधार पर 14वां विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो भारत का है, यदि उद्योग की मात्रा के आधार पर देखें तो तीसरा नंबर पर है, लेकिन मूल्य के आधार पर 14वां नंबर पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर भारत में यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अनुमोदित संयंत्रों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। कहा जा रहा है कि यूएसए के बाहर भारत में जो है यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अनुमोदित संयंत्रों की संख्या दूसरी सबसे अधिक है भारत में। साझा सुविधाएं, सभी सुविधाएं साझा उपयोग के लिए लक्षित हैं। साझा परीक्षण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, R&D केंद्र इत्यादि। योजना के घटक क्या हैं? तो साझा सुविधाओं के लिए औषधि उद्योग को सहायता, APICF, समान सुविधाओं का निर्माण करके उनके निरंतर विकास के लिए मौजूदा फार्मास्यूटिकल क्लस्टर की क्षमता को मजबूत करना। लाभार्थी एक क्लस्टर के वे सभी फार्मास्यूटिकल विनिर्माण इकाइयां जिन्होंने साझा सुविधा विकसित करने हेतु एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने के लिए साथ मिलकर काम किया है। SPV के सदस्य के रूप में कम से कम 5 फार्मा इकाइयां होंगी। राज्य सरकारों द्वारा फार्मा क्लस्टरों को बढ़ावा दिया जाएगा। सहायता, स्वीकृत परियोजना लागत का 70% तक, हिमालयी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए 90% तक, अथवा 20 करोड़ रुपये जो भी कम हो। इसमें जो योजनाओं के जो घटक हैं उसमें से 70% सब्सिडी इसमें प्रदान किया जाएगा। स्वीकृत परियोजना लागत का 70% तक। ठीक है, अगला देखते हैं संशोधित फार्मास्यूटिकल प्रौद्योगिकी अपग्रेडेशन सहायता योजना। संशोधित फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना है और उसके लिए सहायता योजना। ठीक है, संशोधित है किसका? फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंट स्कीम, ये हो गया PTUS। ठीक है, संशोधित शेड्यूल M और विश्व स्वास्थ्य संगठन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज मानक के अनुरूप फार्मास्यूटिकल उद्योग में सुधार का समर्थन करता है। औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 का शेड्यूल M फार्मास्यूटिकल उत्पाद के लिए GMP निर्धारित करता है। पात्रता मानदंड, ऐसा कोई भी फार्मास्यूटिकल विनिर्माण इकाइयां जिसे प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता अपग्रेडेशन की आवश्यकता है
तथा जो टर्नओवर संबंधित मानदंड पूरा करती है वह योजना में शामिल हो सकती है। इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमईज को प्राथमिकता दी जाएगी। पहले यह योजना केवल एमएसएमई फार्मास्यूटिकल इकाइयों को ही कवर करती थी। तो इस तरह से हमने पूरा देख लिया कि स्ट्रेटेनिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए क्या क्या चीज़ें की गई है और इसमें कौन कौन से घटक शामिल है, ये हमने देख लिया। पात्रता हेतु शामिल अन्य गतिविधियों को देखते हैं। तो इसमें प्रोत्साहन के लिए पात्र गतिविधियों में वाटर और स्टीम यूटिलिटीज, प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं, स्टेबिलिटी चैम्बर्स, अपशिष्ट प्रबंधन आदि शामिल है। वित्त पोषण का उदार विकल्प, इसमें पारंपरिक क्रेडिट लिंक्ड सहायता की तुलना में प्रतिपूर्ति के आधार पर सब्सिडी पर बल दिया जाता है। यहाँ क्रेडिट लिंक्ड इंसेंटिव की जगह पर यहाँ रीइंबर्समेंट के आधार पर सब्सिडी पर बल दिया जाता है। राज्य की योजना के साथ एकीकरण की अनुमति, यह प्रावधान फार्मास्यूटिकल विनिर्माण इकाइयों को अतिरिक्त टॉप अप सहायता का लाभ उठाने में मदद करेगा और सत्यापन का बेहतर तरीका से पारदर्शिता, जवाबदेहिता, संसाधन का दक्ष आवंटन सुनिश्चित करने के लिए एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। चिकित्सा और चिकित्सा उपकरण संवर्धन तथा विकास योजना, यह कार्य अध्ययन, सर्वेक्षण, रिपोर्ट, जागरूकता कार्यक्रम, डाटाबेस तैयार करने और उद्योग को बढ़ावा देने के माध्यम से किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि पिछले 3 वर्षों का टर्नओवर, जैसे 50 करोड़ रुपये से कम पात्र गतिविधियों के तहत निवेश का 20%, 50 करोड़ रुपये से अधिक और 250 करोड़ रुपये से कम रहेगा तो पात्र गतिविधियों के निवेश का 15%, और 250 करोड़ रुपये से अधिक और 500 करोड़ रुपये से कम का रहेगा तो 10% प्रोत्साहन राशि मिलेगा। तो देखिए 50 करोड़ से कम तो उसमें प्रोत्साहन राशि 20%, 50 करोड़ से 250 करोड़ रुपये तक तो ये 15%, और 250 से 500 रहेगा तो 10%, 10, 15, 20, ठीक है। और 50, 500, 50, 500, 250 और 50, ये है। समान सुविधाओं के लिए चिकित्सा उपकरण क्लस्टर हेतु सहायता योजना, असिस्टेंट टू मेडिकल डिवाइसेज क्लस्टर्स फॉर कॉमन फैसिलिटीज़ के लिए जो मेडिकल डिवाइसेज क्लस्टर होगा उसकी सहायता के लिए योजनाओं को यहाँ पे लाया गया है। इसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण के मामले में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। अवधि वही 26-27 तक है इसका। समान सुविधाओं के लिए सहायता और परीक्षण सुविधाओं के लिए सहायता। परियोजना प्रबंधन एजेंसी इसका सीट भी है। अन्य उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करके चिकित्सा उपकरण क्लस्टर को मजबूत करना, साथ ही चिकित्सा उपकरणों के लिए अधिक परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करना और उन्हें मजबूत करना। योजना में घटक क्या है? समान अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण करना और आर्थिक प्रोत्साहन। आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा स्वीकृत परियोजना लागत की 70% या 20 करोड़ रुपये जो भी कम होगा वो। हिमालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए परियोजना लागत का 90% या जो भी होगा 20 करोड़ रुपया या 90%, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ दी हुई हैं, इतना याद करना हमें नहीं लगता कि पॉसिबल है। बस थोड़ा जो मुख्य पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं, नहीं तो ऐसे पूरा ये भोज जैसा हो जाएगा, है ना। और बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ मेमोराइज नहीं किया जा सकता है, तो उसी हिसाब से हम इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो मेन पॉइंट है उसे हम सिर्फ देखेंगे, जो हम मेंस में या फिर जो पीटी है, पीटी में हमें कम से कम चीज़ें कुछ पॉइंट्स हमें याद रहे और मेंस में हम उसे लिख सकें, तो इस हिसाब से हम इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जो भी है इसमें चिकित्सा उपकरण नीति है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023, इसका विजन क्या है? तो रोग केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाते हुए तेजी से विकास करना, अगले 25 वर्षों में विस्तारित वैश्विक बाजार में 10 से 12% हिस्सेदारी हासिल करना। 10 से 12% हिस्सेदारी वैश्विक बाजार में अगले 25 वर्षों में 10 से 12%। चिकित्सा उपकरण नीति जो है 2023, चिकित्सा उपकरण नीति 2023 का विजन क्या है कि रोग केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाते हुए तेजी से विकास करना, अगले 25 वर्षों में वैश्विक बाजार में 10 से 12% हिस्सेदारी हासिल करना, साथ ही चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण और नवाचार में वैश्विक नेतृत्वकर्ता का दर्जा प्रदान करना। चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को मौजूदा $11 बिलियन से बढ़ाकर $50 बिलियन तक पहुंचाना है। चिकित्सा उपकरण क्षेत्र का भी हमारा कितना है? $11 बिलियन का है, उसको $50 बिलियन तक पहुंचाना है। रणनीति इसके लिए क्या है? विनियमों को सुसंगत बनाना, रेगुलेशन को तर्कसंगत बनाना, अवसंरचना को सक्षम करना, R&D और नवाचार को सुविधाजनक बनाना,
इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना, मानव संसाधन का विकास करना और ब्रांड पोजिशनिंग और जागरूकता को बढ़ावा देना। ब्रांड पोजिशनिंग और जागरूकता को बढ़ावा देना, ये हमारी रणनीति है। अगला देखते हैं ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। जन औषधि परियोजना, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। योजना का उद्देश्य आम नागरिकों को किफ़ायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराना। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। PMBJAK नामक समर्पित दुकानों के जरिए सभी नागरिकों को किफ़ायती मूल्य पर जन औषधि केंद्र वाली दुकानें आप देखते होंगे मार्केट में, तो वहाँ से खुदरा जो भी जेनरिक दवाएं हैं वो मिल जाती है। क्रियान्वयन एजेंसी फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया, इसका जो एजेंसी है, क्रियान्वयन एजेंसी कौन है? फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया। अन्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाओं का कवरेज बढ़ाना और प्रति व्यक्ति उपचार की इकाई लागत को कम किया जाना। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाओं का कवरेज को बढ़ाना है और प्रति व्यक्ति जो उपचार की जो लागत है उसको कम करना है। शिक्षा एवं प्रचार के माध्यम से जेनरिक दवाओं के बारे में जागरूकता प्रसार करना, ताकि गुणवत्ता केवल उच्च कीमत का पर्याय ना बने। हम जनरली हमारे दिमाग में ये रहता है कि जो उच्च मूल्य वाले जो मेडिसिन है वो ज़्यादा अच्छी होंगी, जेनरिक दवाएं उतनी अच्छी नहीं होती है। तो इस तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में है, तो शिक्षा और प्रसार के माध्यम से इस चीज़ को सही करना है। और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र स्थापित करके व्यक्तिगत उद्यमियों को शामिल करके रोजगार के अवसर को सृजित करना। तो उद्देश्य हमने देख लिया, जेनरिक दवाओं कवरेज को बढ़ाता है, प्रति व्यक्ति जो लागत है उपचार का वो उसको कम करता है, और जेनरिक दवाओं के प्रति जागरूकता का प्रसार करना है। प्रमुख विशेषताएं। पृष्ठभूमि, वर्ष 2015 में जन औषधि योजना को प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के रूप में बदल दिया गया। जन औषधि योजना था उसको प्रधानमंत्री जन औषधि योजना में बदल दिया गया। इसे 2016 में फिर से PMBJP का नाम दिया गया। PMBJP का नाम दिया गया। PMBJP केंद्र मालिकों को प्रोत्साहन। केंद्र मालिकों के लिए प्रोत्साहन राशि 5 लाख रुपये है। यह मासिक खरीद के 15% या अधिकतम 15,000 रुपये प्रति माह उच्चतम सीमा के अधीन है। यह प्रोत्साहन अप्रैल 2021 से लागू है। नीति आयोग द्वारा अधिसूचित क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य, हिमालय क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्र, आकांक्षी जिला में खोले गए PMBJP या महिला उद्यमी, दिव्यांग, SC/ST द्वारा खोले गए PMBJP केंद्रों को फर्नीचर, फिक्सर, कंप्यूटर और प्रिंटर के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये का एक मुफ्त सहायता प्रदान करना। PMBJP के तहत आने वाले उत्पाद, विविध आयुर्वेदिक उत्पाद, सभी प्रमुख चिकित्सीय समूह, कार्डियोवैस्कुलर, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक, एंटी इन्फेक्टिक्स, एंटी एलर्जिक आदि को कवर करने वाली दवाइयाँ और शल्य चिकित्सा उपकरण। गुणवत्ता सुनिश्चित करना। दवाएं केवल विश्व स्वास्थ्य संगठन, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण तथा CE प्रमाणित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा ही खरीदी जाती है। गुणवत्ता इसका सुनिश्चित कैसे किया जा रहा है? तो WHO के संगठन, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज GMP, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI तथा CE प्रमाणित दवाएं प्रमाणित जो आपूर्तिकर्ता हैं वहीं से खरीदी जाएगी। दवाओं को नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज द्वारा मान्यता प्रदान की। NABL इसको मान्यता प्रदान करता है। नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी। उपलब्ध कराई जाने वाली दवाओं की परख और घुलनशीलता आदि के संदर्भ में लोकप्रिय ब्रांडेड दवाओं के साथ नियमित रूप से तुलना की जाती है। सैप आधारित इन्वेंट्री प्रबंधन और पूर्वानुमान प्रणाली। दवाओं की आपूर्ति में विफलता के लिए विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ता, निर्माताओं को ब्लैकलिस्ट करने, प्रतिबंधित करने की प्रणाली अपनाई जाती है। साथ ही देरी से डिलीवरी के लिए जुर्माना भी लगाया जाता है। PMBI इसे फार्मा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक स्वतंत्र सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया है। गेटवा कार्य खोल दे। योजना से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण पहलें देखते हैं। तो जन औषधि सुविधा से सैनिटरी नैपकिन 1 रुपये प्रति पैड की दर से उपलब्ध कराए जाते हैं। इसका उद्देश्य स्वच्छ भारत और हरित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है, क्योंकि ये पैड जो है ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण के हानिकारक नहीं होते हैं। जन औषधि सुगम मैप, यह गूगल मैप के जरिए आसपास के जन औषधि केंद्रों का पता लगाने, उपलब्ध जन औषधि जेनरिक दवाओं का पता लगाने आदि की सुविधा प्रदान करता है। तो एक सुविधा सैनिटरी नैपकिन जो है वो भी
जन औषधि भी मिल जाता है 1 रुपये प्रति पैड के दर से। और जन औषधि सुगम ऐप क्या करता है, ये आसपास के लोकेशन को बताता है कि जहाँ पे ये ऐसे केंद्र उपलब्ध हैं। अन्य योजनाएं हैं, तो इसमें हम देख लेते हैं अन्य योजना में क्या क्या है। प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क्स, प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क्स, तो राज्यों के साथ भागीदारी में भारत में 3 मेगा बल्क ड्रग पार्क विकसित करना, यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में सैद्धांतिक रूप से इसकी मंजूरी दी गई है, जहां बल्क ड्रग पार्क स्थापित किए जाएंगे। एक ही स्थान पर समान अवसंरचना प्रदान करती है, इससे विनिर्माण के लिए एक मजबूत परितंत्र का निर्माण होगा। अवधि इसका 24-25 तक है। वित्तीय सहायता, गुजरात आंध्र प्रदेश में परियोजना लागत का 70% सहायता है, हिमाचल प्रदेश में 90%, और एक पार्क के लिए अधिकतम 1000 करोड़ रुपये तक का सहायता होगा। ठीक है, गुजरात आंध्र प्रदेश में 70%, हिमाचल प्रदेश में 90%। 90% क्यों? क्योंकि ये हिमालयी प्रदेश है। ठीक है, अगला देखते हैं। चिकित्सा उपकरण पार्कों के संवर्धन संबंधी योजना, मेडिकल डिवाइसेस पार्क। ऊपर में हमने क्या देखा था, बल्क ड्रग पार्क, बल्क ड्रग पार्क, ये है मेडिकल डिवाइसेस पार्क। तो उद्देश्य क्या है, तो बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता और संसाधनों के अधिकतम उपयोग और लागत में अनुपातिक बचत के लिए विश्व स्तरीय समान अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण करना। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है 24-25 तक। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में स्वीकृति प्रदान की गई है, जैसे पार्क बनाए जाएंगे। एक ही स्थान पर समान अवसंरचना सुविधा प्रदान की जाएगी। और वित्तीय सहायता, जैसे हिमाचल प्रदेश में 90%, अधिकतम 100 करोड़ रुपये तक का सहायता, और उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में परियोजना लागत का 70% सहायता। अब देखते हैं यूरिया बेस्ड सब्सिडी, किफायती कीमतों पर यूरिया उर्वरकों के समय पर और आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करना, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। सब्सिडीकृत यूरिया किसानों को वैधानिक रूप से अधिसूचित अधिकतम मुद्रा मूल्य पर MRP पर उपलब्ध कराया जाता है। माल ढुलाई लागत, सब्सिडी में पूरे देश में माल ढुलाई की लागत भी शामिल होती है। DBT ई उर्वरक, DBT पोर्टल पर बिक्री के पंजीकृत होने पर ही कंपनी सब्सिडी का दावा करती है। लाभार्थी का प्रमाणीकरण, या तो आधार या किसान क्रेडिट कार्ड नंबर अनिवार्य है। ठीक है, अगला देखते हैं PM प्रणाम, धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम PM प्रणाम। देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमलेरेशन ऑफ मदर अर्थ प्रणाम, PM प्रणाम, PM PRANAM प्रणाम। तो देखते हैं इसमें क्या है, PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमलेरेशन ऑफ मदर अर्थ, रिस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमलेरेशन ऑफ मदर अर्थ, ये PM प्रणाम योजना 2023-24 के बजट में घोषित किया गया था। इसका मुख्य बिंदु, इसका लक्ष्य, इसका उद्देश्य कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग की समस्या का समाधान करना। कृषि में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग होता है, उसका समाधान करना। अन्य उद्देश्य, इसका वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य केंद्रशासित प्रदेश को प्रोत्साहन करना। योजना की अवधि 3 वर्ष है। राज्यों के लिए प्रोत्साहन, किसी राज्य केंद्रशासित प्रदेश द्वारा किसी विशेष वित्तीय वर्ष में रासायनिक उर्वरकों DAP, NPK, MOP की खपत में पिछले 3 वर्षों की औसत खपत की तुलना में कमी करके बचाई गई उर्वरक सब्सिडी का 50% भाग अनुदान के रूप में उस केंद्रशासित प्रदेश या राज्य को दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि राज्यों के लिए इसमें प्रोत्साहन है कि रासायनिक उर्वरक जो भी DAP, NPK, यूरिया, MOP की खपत में जो पिछला 3 वर्ष का औसत खपत की तुलना में यदि आप कमी करके जो बचाते हैं उर्वरक सब्सिडी का 50% अनुदान के रूप में उसको राज्य को दिया जाएगा। ठीक है, पेट्रो रसायन की नई योजनाएं, न्यू स्कीम फॉर पेट्रोकेमिकल्स, तो पेट्रो रसायन के क्षेत्र में समर्पित प्लास्टिक पार्कों की स्थापना करना और पॉलीमर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना। रसायन संवर्धन और विकास योजना को NPS के तहत शामिल किया गया है। रासायनिक और पेट्रो रसायन उद्योग के प्रसार और विकास के लिए जागरूकता पैदा करने तथा सूचना के प्रसार की परिकल्पना दी गई है। फार्मा जन समाधान, दवाओं के मूल्य निर्धारण और उपलब्धता से संबंधित उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए
एक वेब सक्षम प्रणाली स्थापित करना, औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन की सुविधा प्रदान करना, फार्मा सही दाम फार्मा सही दाम मोबाइल ऐप, सही दाम मोबाइल ऐप है फार्मा का, फार्मा सही दाम मोबाइल ऐप है। यह अलग अलग अनुसूचित दवाओं के लिए राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित वास्तविक समय के आधार पर दर्शाता है। ये सही दाम दर्शाता है फार्मा का। तो इस तरह से हमारा जो योजना है रसायन मंत्रालय का, इसमें हमने सभी को एक एक करके कवर कर लिया है, जिसमें तो इस तरह से रसायन और उर्वरक मंत्रालय की जितनी भी योजनाएं हैं उसे हमने धीरे धीरे करके कवर कर लिया है। इसे आप एक बार दोबारा रिवाइज कर लेंगे तो याद रहेगा। आगे फिर हम इसी तरह से योजनाओं का डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।